बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज इलेक्शन का सभी तरफ में बिहार की जो यात्राएं हैं वो बड़ी उसी के ऊपर में जिक्र चल रहा है और ऐसी खबर आई कि कुछ दिल्ली से राहुल गांधी को तुरंत बुलाया गया है। उन्होंने 1.5 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करके वो निकल आए। जब वहाँ के वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब इतना जोश है वहाँ पे, इतनी आक्रामकता है कि उन्होंने सभी हदों को पार किया। लोग कहते हैं कि 1947 में जब वो जयप्रकाश नारायण का कोई आंदोलन हुआ था, उसके बाद में ये पहली बार ऐसे हो रहा कि सब लोग रास्ते पे आए। मित्रों, सभी को मालूम है कि जब पब्लिक का आक्रोश चालू हो जाता है तब कोई मिलिट्री कोई कुछ नहीं काम में आती है, सब ठंडा हो जाता है। और वही डर बीजेपी को सता रहा है कि यदि ये हो जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। यही नहीं तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी शांत हो गए, सभी के सभी शांत हो गए। लोग कहते हैं कि भाई, इवन बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरा सेटिंग किया था। जो एसआरए का कोई का मतलब क्या था, काय के लिए उन्होंने और फिर दोबारा रिव्यू किया। उनको लगा कि 100% और ये हो जाए, और वही गलती कर बैठे। उन्होंने जब देखा और सब लोगों के 65 लाख लोगों के जब नाम कटे, तब उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा खेल है। और जब पूरा का पूरा गेम और किस तरीका से हो रहा है, ये सब का सब देख के आज सभी के लोग परेशान हो गए। और निश्चित रूप से जब राहुल गांधी उन्होंने मंच छोड़ा और बाद में जब दिल्ली आए, उनके बाद में कुछ ऐसा कड़े लगाए रहे कि शायद इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है और वो काफ़ी मजबूती में है, शायद उनको और भी कुछ ये चलना है या कुछ और उनका नहीं मालूम वो किस लिए आए। लेकिन कोई तो घटना है जो जिसके बारे में तुरंत उनको राहुल गांधी को वहाँ जाना पड़ा। मित्रों, राहुल गांधी से तो पूरी बीजेपी और आरएसएस बौखलाई गई है, क्योंकि उन्होंने एक एक करके जो पत्ते खोले जा रहे हैं, जिसके वजह से पब्लिक रास्ते पे है। और जब सब लोग रास्ते में है तो ये नहीं है। सभी का ध्यान है 9 तारीख को वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद में जो भी ये देश का पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली समझेगा। इस बीच में और एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना तुम्हें दिखती है, वो ऐसा कि मोदी जी हमारे अभी चाइना में गए हैं। अडानी का केस आपको मालूम है कि अमेरिकन वहाँ पे जुडिशियरी में वहाँ पे बहुत मैटर चल रहा है, उनका चीटिंग और बहुत सारे सेक्शंस के अंतर्गत में ये हुआ है। और उनको ये मालूम है कि उनको फर्स्ट वारंट सेकंड वारंट हो गया, होने के बाद में उनको मालूम है कि वहाँ पे उनको वारंट निकलेगा। उन्होंने इंटरपोल के तरफ से उसको पकड़ के इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर में जोर लगा के वो पूरे अडानी को ले जाएंगे। ये बात तो तय है। और ये जब तय है तो निश्चित रूप से ये बात बहुत खतरा है। तो उनको चाहिए कि भाई वो अपने दोस्त को, अडानी को कैसे बचाए करके, वो चाइना का कुछ ये चल रहा है, उनकी किस तरीका से उनका व्यापार चल रहा है, ये वो सब तो मालूम है। और ये यदि ऐसा ही चलते रहा तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है। यही नहीं तो और एक बहुत ही दर्द लायक एक घटना है कि जो हमारे देश में हम लोग रूस से काफ़ी प्रमाण में ऑयल खरीदते थे और उसके बाद में रिफाइन करा के फिर दोबारा हम पूरे वर्ल्ड में बेचते थे, इवन अमेरिका बेचते थे। तो उसके वजह से इन लोगों ने जो अमेरिका और रशिया के बीच में जो वार चल रहा था और उसके ऊपर में उन्होंने डायरेक्ट परचेस करना, उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि उनको यूक्रेन का वार उनको रोकना था। वो यूक्रेन का वार कोई रोक नहीं रहा था उसके वजह से। लेकिन जो इंडिया से जो हम लोग परचेस करते थे और उसको जो हम लोग का पेमेंट करते थे, उसके ऊपर में उनको रशिया की ताकत और बढ़ गई थी। ये सब बातें रशिया और हम लोग, इंडिया और चाइना दोनों मिलकर हम लोग खरीदते थे। अभी ये सब सिचुएशंस में और जब अडानी का वहाँ रहने से और इन लोगों की पूरी पॉलिसी, हम लोग चाइना के पास में अभी मोदी जी सरेंडर होने के वजह से, बोलो सरेंडर तो नहीं हुए लेकिन बातचीत चल रही है, तो अमेरिका और बौखला गई है। और निश्चित रूप से उसने कुछ ना कुछ तो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है कि जो हम लोगों को 50% जो टेरिफ का ऊपर में उन्होंने ये लगाया था, टेरिफ लगाया था, तो अभी डायरेक्ट उन्होंने रशिया के साथ में उन्होंने कहा कि भाई हम टेरिफ नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली हमें अमेरिका को ऑयल भेजो।
जब अमेरिका को ऑयल भेजेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से 50% जो मार्जिन है वो तो खत्म हो गया। इसका मतलब इंडिया ऐसे मुसीबत में फंस जाएगा कि जिसके वजह से फिर दोबारा उनके ऊपर में इंडिया के बाद में ये सब हो रहा है। एक आदमी के वजह से, एक आदमी को बचाने की वजह से संपूर्ण देश में जिस तरीका से मोदी और इन लोगों ने, उनकी गैंग ने ये सब लगाया है और जिस तरीका से ये पूरा देश चल रहा है, वो बहुत ही एक गंभीर समस्या हमारे लिए पैदा हो गई है। तुम्हें सब मालूम है कि चाइना में हम लोगों का कोई अस्तित्व कम ही है, क्योंकि चाइनीज़ ये अलग भाषा है और शायद हमारे इंडियंस वहाँ पे चाइना में नहीं है, और बहुत ही कम है, तो भी बहुत ही लेस में है, लेकिन बहुत ही कम है। लेकिन हमारा पूरा संपूर्ण हमारे जो इंडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में है, हमारे लंदन में है, ये गल्फ में है और अमेरिका में है। और निश्चित रूप से हम लोगों का जो लाइजनिंग है, हमारा जो भाषा है, हम लोग सब जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे इंडियंस लोग हैं वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग चाहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के साथ में अपनी बातें बनते रही और ट्रेड भी अलग चलते रहा, बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं हो। लेकिन क्यों इससे चिढ़ रहे इतना डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी के बीच में ऐसी क्या फाइटिंग हुई है, और वो अडानी को पकड़ के क्यों इतना टाइट करके दिए रखा है, और ये संपूर्ण जो जिस तरीका से घटनाएं घट रही है, इससे बड़ा एक निश्चित ही बहुत ही बेचैनी वाला ये हिसाब है। मित्रों, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि धनखड़ जी के अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से वो एक अपने देश में, अपने पॉलिटिकल इसमें काफ़ी एक अलग सा टर्निंग देने वाला है। वो इसलिए टर्निंग देगा क्योंकि वो अपर हाउस का चेयरमैन होता है, और अपर हाउस का वाइस प्रेसिडेंट जब चेयरमैन होता है तो वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वहीं ब्लॉक करेगा वो। और यही नहीं, ब्लॉक ही नहीं करेगा, लेकिन उनको लगा यदि इंडिया अलायंस का यदि जरा आदमी आ जाता, कोई वहां पे बैठता है, तो निश्चित रूप से वो पूरे सब मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दुनिया भर के प्रश्न, दुनिया भर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटियाँ ये वो बना के उनका काम करना मुश्किल कर देगा। और निश्चित रूप से उसी दिन से पूरा का पूरा बीजेपी और आरएसएस को ये आ जाएगा, नीचे आने चालू हो गया। अभी यहाँ कुछ खबरें भी ऐसी भी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कांग्रेस के संपर्क में है। वो चाहते हैं कि इस वक्त कुछ ना कुछ बदलाव हो गया, सभी लोगों को परेशानी होगी। एक आदमी 11 साल से कंटिन्यूसली वही हो रहा, और वो 3-4 लोग ही पूरा देश चला रहे। बहुत सारे लोग सिर्फ नॉमिनल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनको कोई वॉइस नहीं, किसी का काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो निश्चित रूप से हर आदमी दुखी हो जाता है। SC/ST के लोगों को तो उन्होंने पूछा तक नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना, तो बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। यदि यही चलते रहा तो निश्चित रूप से उनमें वहाँ पे एक बीजेपी में काफ़ी सांसद वहाँ पे गुप्त मतदान की वजह से शायद अपना ये करेंगे। वैसे भी नायडू जी के जितने भी 18 जो सांसद है वो निश्चित रूप से रेड्डी जी के साथ में रहेंगे। तो रेड्डी जी मतलब अभी जो इंडिया का जो कैंडिडेट है, और वो बहुत बड़ा गेम होने वाला है करके सभी लोगों को लगता है। लेकिन ये हो जाए तो शायद पूरा सत्ताधारी जो मोदी जी है वो पूरा का पूरा उनका ये खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तुम्हें सब सोचना पड़ेगा। और यदि हम सब कुछ बराबर चलते रहा, और ये जो राहुल गांधी की यात्रा यदि जर कंटिन्यूसली चलते रही, तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही प्रभाव उनके ऊपर में पड़ेगा। एक छोटी सी चीज है, छोटी बात, मतलब उसका निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्री है, उसने ने जो FIR जो फाइल किया था जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, तो वो किस तरीका से वो शशिकांत दुबे ने वो उसको कैसे हैक किया और क्या हुआ, और वो पूरा का पूरा सार्वजनिक किया गया, जिसके ऊपर में वो काफ़ी गंभीर बात है। उन्हीं के ये है कि किस तरीका से उसके क्या क्या उन्होंने ये किया है। तो ये काफ़ी उसके ऊपर में कुछ पिटिशंस भी आ रहे हैं अभी कि ये कैसा हो सकता है कि जब इतना ये सीक्रेसी है और इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट एक दूसरे को नहीं बताया जाता, प्रोवाइडेड वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, या किसी का डेथ क्लेम हुआ वगैरह वगैरह, इसमें आप बता सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो इस तरीका से हुआ। और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि सू मोटिव कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे भूषण गवई जी। तो खैर छोड़ो, उन्होंने नहीं भी लिया तो लोग क्या सो रहे क्या, उन्होंने ही करना चाहिए क्या। जब उनको डर लगता है लोगों को तो चुपचाप रहे, नहीं तो वो फाइल करे एप्लीकेशन, यदि यार फाइल कर देते तो वो शायद उसका कॉग्निजेंस ले लेंगे। मित्रों, वो तो अपील ही है।
और वो यदि उनकी डिग्री का यदि हाईकोर्ट ने उसको अलाउ भी किया होगा, उन्होंने कहा कि भाई आरटीआई में उसका कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुद्दा भी उन लोगों ने किया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक 2006 का मणिपुर का एक मैटर है जिसमें एमबीए की डिग्री उसने बताया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस विधानसभा में, और उसके बाद में वो सब कंप्लेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट में उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया और नए को उन्होंने भरा दिया था। तो ये ऑलरेडी एक रूलिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वो कैसे कर सकती है सब सिचुएशन। तो काफ़ी लोगों ने, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्व की भूमिका उन्होंने प्रशांत भूषण को कहा है। प्रशांत भूषण ने ओपनली बोला कि ये क्या चल रहा है इसमें, यही नहीं ये तो सब हो ही रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ माहौल चल रहा है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कैबिन में जाके वो कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीका से पंचोरी करके वहाँ पे अभी नया जज उन्होंने रिक्रूट किया है, उसके बारे में काफ़ी गंभीर सवाल उपस्थित किए हैं। और ये सब सिचुएशन ऐसे ही चलते रही तो मुझे लगता है कि क्या मजबूरी है, क्या है, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये प्रोसेस सिलेक्शन की है, जब सिलेक्शन की प्रोसेस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों ने 5 ही लोगों की कमेटी होनी चाहिए। यदि ये उनका ये हुआ तो वो 10 भी ले सकते, 12 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि जिसके वजह से मजबूरन में ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे वो चलते रही, ये सब। और एक दो तीन एक इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं कि नितिन गडकरी का जो अभी इथेनॉल का जो डाला है उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका एक्सेप्ट किया है और 1 तारीख को उनका उसके ऊपर में सुनवाई है। यदि इस तरीका से होता है तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक है। नितिन गडकरी ने अपने लड़के के नाम पे एक बहुत बड़ी कंपनी खोली है जिसका उसका टोटल कुछ तो भी मेरे ख्याल से 16 करोड़ कुछ तो भी था, लेकिन जो बढ़ के एकदम से 17 करोड़ से 50 करोड़ का उसका बेनिफिट हुआ 2 साल में 3 साल में। तो ये सब सिचुएशंस आता है तो नितिन गडकरी बड़े चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि कई कंप्लेंट्स ऐसी है कि जो उन्होंने इथेनॉल में जिस तरीका से पेट्रोल में मिक्स करते हैं और 20% में जब वो मिक्स किया गया जिसकी वजह से कई लोगों के व्हीकल्स खराब हो गए और कुछ लोगों के उसके माइलेजेस भी बहुत डाउन हो गए। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कंज्यूमर का ही मैटर है। किसी को लगता है कि भाई ये इथेनॉल की वजह से मेरा एवरेज कम हो गया, मेरी गाड़ी का खराब हो गई, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। मैं भी कंज्यूमर के मैटर्स में बहुत डील करता हूँ। ये कंज्यूमर राइट है कि जिन लोगों का भी ऐसे कुछ हो गया, और लेकिन उनको ये करना पड़ेगा कि गैरेज से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या फिर सर्वे को अपॉइंट करना पड़ेगा कि मेरे गाड़ी का इस तरीका से नुकसान हो गया और ये इथेनॉल के वजह से हुआ, ये प्रॉपर ये नहीं। इस टाइप की कोई केस आ जाती है तो निश्चित रूप से आप मुझसे बात कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं उनको सही उसका रास्ता बताऊंगा, कंज्यूमर की केस बना के उनको मैं पेश करूंगा। तो मैं कोई उसको डरने की जरूरत नहीं। तो इस तरीका से, लेकिन वो अभी जब वो 1 तारीख का जब सुनवाई होंगी उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा एक फैसला होने की संभावना है। यदि वो गाड़ियों के प्रमाण में यदि उन्होंने जस्टिफाइड किया हुआ पेट्रोल, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस होते हैं जब भी कभी व्हीकल बनती है तो वो व्हीकल के साथ में उसका कॉन्सेप्ट पेट्रोल किससे ऑयल के स्पेसिफिकेशन, पेट्रोल के स्पेसिफिकेशन सब लिखे होते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी बहुत ही हो गए और गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि जो प्रमाण 1%, 2% से एकदम 20% में कोई चीज़ को बढ़ा दे तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और निश्चित रूप से सरकार को उसका उत्तरदायित्व रहेगी। ऐसे हजारों शायद कंप्लेंट आ सकती है। और व्हीकल का जब माइलेज और ये सब आ जाते हैं तो व्हीकल की इंडस्ट्रीज भी ये कह सकती है कि भाई ये जो आप लोगों ने कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये गलत है। तो चलो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।